अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम का अगला इम्तिहान है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। वेस्ट इंडीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ और जिसके लिए पाकिस्तान टीम कंप्लीट वार्म अप हो गई है, तैयार हो गई है। जो सेलेक्ट 11 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच, वो बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम वार्म अप हो गई। वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 455 रन बनाए। बाबर और आजान ने सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में मेजबान टीम 279 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 219 रन बनाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, पाकिस्तान टीम के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा ये अगला इम्तिहान है और एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें अब ऑब्वियसली WTC की साइकिल में हमारा आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा करना बड़ा अहम है आगे के लिए। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने बात की है इम्पोर्टेंट खुद ही हमने बनाई हुई है, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज़ आप देखें कि बांग्लादेश से हम वाइट वॉश होके आए हैं, तो जो कि बनता नहीं था। और पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड नहीं है क्रिकेट का कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से भी वाइट वॉश होना शुरू हो जाए। और फिर ये लगातार तीसरा साल है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके साइकिल से हम जस्ट पहले राउंड से ही हम बाहर हो जाते हैं। हम पहली 2-3 सीरीज में वाइट वॉश होते हैं, हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। तो फिर इसलिए आपका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो नीचे से नीचे जाता जाएगा। आप देखें कि अभी भी हम नंबर 7 पे फिनिश कर रहे हैं, और जो टीम के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की, वो भी नंबर 8 पे फिनिश कर रही है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें। तो इसमें अब होना तो ये चाहिए कि आप देखते हैं कि हमने किस हद तक सीरियसली इसको लिया है, किस हद तक इसकी तैयारी की है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लिंगर ऑन कर दिया। आप देखते रहे 16-18 टेस्ट मैचेस एक को दे दिए, उसमें से 12-14 मैचेस एक टेस्ट कैप्टन हार गया, दूसरा कोई उसकी जगह पे तैयार नहीं किया, फिर और कोई नहीं मिला तो बाबर आजम को उठा के कैप्टन बना दिया। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट टेस्ट मैच हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तान में खेले थे, वो भी हम 260 रन शायद थे, वो चेज नहीं कर सके थे लास्ट इनिंग में, और 161 पे ऑल आउट हो गए थे। तो एक टफ मेरा ख्याल है कि सीरीज होगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की। अच्छा, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ इस वक्त खेल रहा है और अब पाकिस्तान की वो जो कमज़ोरी है हमारी बैटिंग की, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्सपोज हुई इन द फॉर्म ऑफ नाहिद राना, हम फास्ट बॉलिंग पे फंसते हैं। ये जो प्रैक्टिस मैच में पिच मिली थी, मुझे नहीं लगता इस तरह की पिच होगी हमारे लिए। देखिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास इतना बड़ा प्लेयर्स पूल नहीं है, और दूसरा आपको पता है कि इनसे पीछे टेस्ट स्टेटस भी वापस ले लिया गया था, और इनके चंद एक गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने ही पाकिस्तान में यहाँ पे आके टफ टाइम दिया था। तो जो इनके दूसरी लाट है उसमें कोई ऐसा मुझे बॉलर या बैट्समैन नजर नहीं आएंगे जो कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसको टफ टाइम दे सकें। अब जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो जेन्युइनली एक कंपटीशन होगा पहले टेस्ट मैच में, वो भी एक नई पिच है जो आपका ब्रायन लारा स्टेडियम है, पहली दफ़ा उस पर टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है, और उसका भी नहीं पता कि वो किस तरह का बिहेव करेगा। मगर अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखें तो उसमें आपको शमार जोसेफ है, सील्स है, उसके अलावा दूसरे जोसेफ हैं, वो बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग इनको कंपटीशन मिलेगा फास्ट बॉलिंग में। आप देखते हैं कि पाकिस्तान नाहिद राना को तो टैकल करने में कामयाब नहीं हुआ इतना सक्सेसफुली जो आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेले थे, मगर अब इसी तरह की एक बॉलिंग कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या प्रिपरेशन है वहाँ पे। ठीक है रऊफ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे बॉलर्स का इम्तिहान है उस पर बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन, नसीम और हसन अली को नहीं लिया और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को शामिल किया है। उससे हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो बनाई है। ये कितना मुस्बित साबित होगा या ये डिसीजन बैकफायर करेगा, इसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। टेस्ट मैच में 20 आउट करने का मिशन। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ नए पेस अटैक के साथ मैदान में आएगा। शाहीन, हसन और नसीम के फ्लॉप शो के बाद सिलेक्टर्स ने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को चांस देने का फैसला किया।
कौमी स्क्वाड में तजुर्बे की कमी, मोहम्मद अब्बास सबसे ज्यादा 29 मैचेस खेले। खुर्रम शहजाद 7, मोहम्मद अली के पास सिर्फ 4 टेस्ट का तजुर्बा है। आमिर जमाल ने 8 मैचेस खेले, जबकि उबैद शाह अनकैप प्लेयर हैं। स्पिन में कौमी टीम के पास साजिद खान के साथ अली उस्मान का ऑप्शन मौजूद। वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश होगा। जी रऊफ, इसी पे बात करते हुए पहले आपको दिखाते हैं शाहीन के बॉलिंग स्टैट्स। जो 34 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, 126 विकेटें लिए हैं, इकॉनमी 3.18 की है। ये शाहीन के स्टैट्स हैं। और इसके नीचे नसीम शाह 20 मैचेस में इनकी 60 विकेट्स हैं, 3.7 का इकॉनमी है। और हसन अली आपके सामने आ जाते हैं, 27 मैचेस में 88 विकेट्स हैं। तो ये जो हमारे एक्सपीरियंस तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। और अब हम देख लेते हैं जो इस वक्त हमारे लिए अवेलेबल लॉट है, उसमें ऑब्वियसली सब कुछ जो है वो अब्बास के कंधों पे रखा जाएगा। एक्सपीरियंस उनका सबसे ज़्यादा है, 29 मैचेस में 110 विकेटें हैं। बाकियों की भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगी आपके। क्या सोच रहे हैं इस बॉलिंग के साथ हम टैकल कर पाएंगे वेस्ट इंडीज़ को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप दूसरे बॉलर जिनको निकाला है उनको भी और इन दोनों को सामने रखे तो टेस्ट मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस मिली जुली है। आप देखिए कि ना ही उन्होंने कोई अपनी इतनी ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, और ना ही इनके पास जो ये करंट लाट है इसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यही वजह कि एक लॉन्ग टर्म से हम जो टेस्ट फॉर्मेट है या लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। और आपको भी याद होगा कि मैं पहला आदमी था जिससे बात शुरू की थी पाकिस्तान में जो टेस्ट फास्ट बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड था, जो टैलेंट था, वो डाई डाउन हो रहा है। मैंने इनको बहुत अरसा पहले से अवेयर करना शुरू किया था तो उसको आपको अच्छे तरीके से टेक्निकल लोगों को साथ लगा के उसको देखकर बॉल करनी पड़ेगी, मगर इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। उसका रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है कि आपके 3-4 बॉलर, मेन स्ट्रीम बॉलर, वो जो 147 पे से बॉलिंग करते थे वो 130 पे चले गए। आपको उनको फाइनली बाहर निकालना पड़ा। 8-10 बॉलर आपके ऐसे थे कि जो लाइन में आए हैं, मगर वो भी बिल्कुल 1 या 2 टेस्ट मैचेस के बाद उनको साइड लाइन कर दिया गया। वो बिल्कुल ही किसी किस्म की क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहे। अब ये जो करंट लाट है इसमें भी आप देखिए कि मोहम्मद अली को पीछे आपने 4-5 टेस्ट मैचेस दिए हैं, मगर कोई परफॉर्मेंस उनकी इस तरह रही नहीं है टेस्ट मैचेस में। खुर्रम शहजाद का इशू भी वही उनका बायोमैकेनिकल इशू है कि वो एक स्पेल अच्छा करते हैं नए बॉल का, उसके बाद फिर बाकी जो 3 स्पेल हैं उनमें वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक तो फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो भी कोई उनको उस पर टेक केयर नहीं की गई, फिर उनके बायोमैकेनिकली जो इश्यूज थे उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, मगर अभी तक वो पाकिस्तान के टेस्ट जो टीम है उसका पार्ट एंड पार्सल है। अब्बास पे काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और जो उबैद शाह देखते हैं उनको चांसेस देते हैं या नहीं देते, मगर ये एक टफ टाइम ज़रूर है कि जब तक आप पाकिस्तान में फास्ट बॉलर की देखभाल नहीं करेंगे, उनको पूरे तरीके से उनके बायोमैकेनिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको, और जो उनकी न्यूट्रिशन है, अगर उसको आप सही तौर पर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी टेस्ट क्रिकेट में तो आप भूल जाएं कि आप ऊपर जा सकेंगे। बिल्कुल सही है, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन अब जिस तरह से ये बात की जा रही है, पिछले दिनों आकिब जावेद हमारे पास यहाँ स्टूडियो आए थे और उन्होंने कहा था कि अब ये पूल अलग बनाया जाएगा और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अहमियत देनी पड़ेगी, इनको वहाँ पे इनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे फॉर दिस फॉर्मेट स्पेशली, और टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इन चीज़ों से ये सिर्फ बातें होती है जो मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि ये जो कोई भी चेयरमैन आते हैं, जो नई अपनी टीम लेकर आते हैं, वो आगे नई कहानियाँ सुनाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसी तरह की ये भी स्टोरीज है। आप जब तक आप उसको इस वक्त तक आप उस पर जब तक एक प्रैक्टिकल रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाता, जब तक पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग बेहतर होना नहीं शुरू हो जाती, जब तक आपके जो पेस बॉलर कोई भी आता है पाकिस्तान टीम के अंदर या डोमेस्टिक में, तो वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जिस पेस पे वो आता है, फर्ज किया एक 140 प्लस बॉलर आता है तो उसको 5-6 साल 140 प्लस पेस के साथ ही वो कंटेन नहीं कर सकता। तो उस वक्त तक तो फिर आप ये बातें, स्टोरियाँ, कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग ही रह जाएगा।
अमली मुजाहरा कहीं भी देखने में नजर नहीं आ रहा है कि ये जो बातें कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया हो या किसी भी जगह पे इनकी एग्जीक्यूशन आपको नजर आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जब तक प्रैक्टिकली हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी, हमारी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, हमारे बॉलर कंसिस्टेंट नहीं होंगे, हमारी टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक तो मेरे जैसा बंदा तो इनको फिर फर्जी दास्ताने समझेगा। लेकिन देखिए वो जो पेस की बात है, ये उसके लिए एक तरीकेकार तो अच्छा है ना कि वो ज़्यादा लीग्स ना खेलें, वो इधर उधर उनका ध्यान ना जाए, उनके इस फॉर्मेट के लिए पैसे अच्छे हों, वो अपने इस गेम पे फोकस करें। टू मच क्रिकेट भी तो ख़राब कर रही है ना हमारी बॉलिंग को, ऐसा नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ से अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो बातें ये लोग करते हैं ना, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है क्रिकेट का या आपने कोई एजुकेशन नहीं ली होती, तो फिर आप लोगों को इस तरह की बातों पे डाइवर्ट कर देते हैं। इशू क्या है, जब आपका जो बॉलर्स है वो बायोमैकेनिकली 100% कंप्लीट होंगे, उनके बायोमैकेनिक्स और जो उनकी मसल मेमोरी होगी वो परफेक्ट होगी, तो चाहे वो पूरा साल भी क्रिकेट खेले, ना उनकी पेस कम होगी ना इंजरी होगी। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है बुमराह की, वो 3 फॉर्मेट खेल रहा है और पिछले 10 साल से खेल रहा है। तो आपके पास रबाडा की है, 350 से ज्यादा उसकी विकेटें हो गई हैं और अभी भी वो 3 फॉर्मेट खेल रहा है साउथ अफ्रीका से। फिर हमारे वसीम अकरम और वकार यूनुस जो थे, 2 बॉलर जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर थे, उन्होंने कोई 500 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। आजकल का तो क्रिकेटर सवाल ही सोच भी नहीं सकता कि वो 10 से 15 मैच फर्स्ट क्लास के खेल सकता। उन्होंने 500 मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के, और उसके बावजूद वो कंटिन्यू करते गए, पाकिस्तान से दोनों फॉर्मेट भी खेलते रहे, काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे, हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि बायोमैकेनिकली वो 100% परफेक्ट थे। तो ये हमें स्टोरियाँ ना सुनाएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें ये बताएं कि जो आपके पास फास्ट बॉलिंग की एक लाट आई है 20 बंदों की, और उन पे आपने क्या काम किया, उनको किस हद तक डेवलप किया और वो किस हद तक पाकिस्तान की सक्सेस पे उनका किरदार रहा, तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा, ये तो हमने बॉलिंग के हवाले से बात कर ली, मुझे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछना है कि आपको हमारे पास इस वक्त कौन लगता है कि जो एक लंबी इनिंग खेल सकता है? हम इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं 70-80 मैक्सिमम 100 के लिए भी चले जाते हैं, बट इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन जहां आपको डबल हंड्रेड्स बनानी हो, जहां आप बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हो, इस टीम में थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए, ये भी यही इशू है कि जो आपके डोमेस्टिक का इशू है, क्योंकि जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स थे और वो कन्वर्ट करते थे 50 रन को 100 पे, 100 को 150 पे या 200 के, तो उनके पीछे जो उनका फर्स्ट क्लास एक्सपोजर था वो बहुत बड़ा था। फॉर एग्जांपल, हम पास्ट में अगर देखें कि जहीर अब्बास साहब की 100 सेंचुरियाँ हैं, 500 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, इसी तरह जावेद मियां की 80+ सेंचुरीज है, इंजमाम उल-हक की इसी तरह, बड़े जो प्लेयर्स थे उनके। अभी हमारे जो करंट लाट है, मुझे बताएं कि कौन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको विकेट पे ठहर के विकेट पिच को रीड करने का या पिच को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ बॉलर्स को टैकल करने का, मुख्तलिफ सिचुएशंस को रीड करने का मौका फराहम करता है। अगर आप इस फॉर्मेट पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट पे भी पिच पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। आपकी मसल मेमोरी ही नहीं बनती, आपकी बॉडी जो उस चीज़ से उन कंडीशन से यूज टू नहीं होती जो कंडीशन रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट में होती है अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें। तो ये भी मैंने अभी भी देखा है, अभी मैं एक सीज़न पूरा साथ रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टाइम दे के खेल रहे हैं। मतलब कि अगर 80 ओवर पूरे दिन में उन्होंने खेलने हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना 15, 20, 25 ओवर में अपना 100 रन 50 रन मुकम्मल करके वो आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो बॉडी मैकेनिज्म है या जो मसल मेमोरी है या टेक्निकल जो उनके प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये वीकनेस सामने आती है और यही कमजोरी ऊपर हमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नजर आती है। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक के ढांचे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपने बड़ी इनिंग खेलनी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। 2023 में नवंबर जब बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया था और अब 2026 जुलाई में दोबारा से उन्होंने कप्तानी संभाल ली है। ये बाबर आजम की दूसरी इनिंग है एज कैप्टन। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। बार बार बदलते कप्तान, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में तसलसल का फुकदान।
कहानी 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई, जब बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की क़यादत से इस्तीफा दिया। इसी दिन शान मसूद को टेस्ट, शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया। Slow delivery, another wicket. Pakistan are hitting back hard here. 31 मार्च 2024 न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ एक सीरीज बाद शाहीन को हटाकर बाबर को दोबारा T20 की कमान सौंपी गई। वर्ल्ड कप में क्रिकेट बेबी अमेरिका से हारने और पहले राउंड से निकलने के बाद भरपूर दबाव बना। The red, white and blue of USA has overcome the 2022 finalists. 1 अक्टूबर को बाबर ने फिर कप्तानी से किनारा कशी कर ली। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के नए कप्तान मुकर्रर हुए। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तारीखी कामयाबियां समेटी। Victory, their first ODI series win in Australia in 22 years. फिर अगले साल मार्च में रिजवान को T20 से साइडलाइन करके सलमान आगा को कप्तान बनाकर न्यूजीलैंड भेजा गया। That's gonna do it. That's gonna do it. 7 माह बाद रिजवान से वनडे की कमान भी छीन ली गई। 20 अक्टूबर 2025 को शाहीन शाह अफरीदी वनडे के नए कप्तान बना दिए गए। टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकामियों के बाद रवा माह शान मसूद को भी अलविदा कह दिया गया। बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट की क़यादत सौंप दी गई। कहानी जहां से शुरू हुई थी वापस वहीं आकर खड़ी हो गई। रऊफ, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर खड़ी हो गई। दोबारा बाबर आजम की कप्तानी, ऑब्वियसली वो अपनी कप्तानी में उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, टीम की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ में ना। तो इसको कैसा देख रहे हैं आप, उनके दोबारा कप्तान बनने को? देखिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है जिस पे काम कर पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड काम करती है। और पाकिस्तान में स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें ये बड़ा मुश्किल होता है कैप्टनसी वाला कि आप जब इतने ज़्यादा कैप्टन बना दें तो फिर उसमें ग्रुप बंदी शुरू हो जाती है, फिर सियासत शुरू हो जाती है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें और इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की ट्रू प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो इसमें जब अभी आप किसी को कैप्टन बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो ये चीज़ें आपको जो अपने ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उनको सामने रखना पड़ेगा, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको सामने रख के और जो आपकी कंडीशंस हैं उनको सामने रख के आपको फैसले लेने होते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह बहुत ज़्यादा कैप्टन बनाना शुरू कर देंगे, उन लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स और ग्रुप बंदी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी टीम के अंदर और बाहर दोनों तरफ। तो इसमें देखिए, ये जो जिन सब कॉन्टिनेंट में जिन कंट्रीज ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिस तरह अभी बांग्लादेश ऊपर जा रहा, तो उनका जो कोचिंग स्टाफ है या मैनेजमेंट है, राइट फ्रॉम जो उनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है या अंडर 19 है, वो सारी गोरों पे बेस करती है। तो वो प्रोफेशनली इस चीज़ को हैंडल भी करते हैं और आस्ता आस्ता उसको जो उनकी टॉप लेवल है उस पर लेकर जाते हैं। हमारा एक मिक्स खिचड़ी बनी हुई है। हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसको भी हमारे लोकल देखते हैं, जो पाकिस्तान की टीम की जो मैनेजमेंट है या कोचिंग स्टाफ है उसमें भी आधा तीतर आधा बटीर है। तो इसलिए हमारी चीज़ें कभी भी ये सॉर्ट आउट नहीं होंगी। क्योंकि मैं क्यों बार बार एजुकेशन की इसलिए बात करता हूँ कि देखें, जब आपको किसी बच्चे को या किसी कैप्टन को या किसी भी प्लेयर को बताने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास नॉलेज एक सर्टन लेवल का नॉलेज होगा। जब वो नॉलेज खत्म हो जाता है एक दो बातों के बाद, तो फिर आप उसके बाद क्या करते हैं? आप अपनी जॉब्स को सिक्योर करने के लिए आप फिर ये ग्रुप बंदियाँ, सियासत या इस धड़े बंदियाँ, इस तरह की चीज़ें इनको फ़रोग देना शुरू कर देते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी खतरनाक चीज़ होगी। अच्छा, ये लेकिन अभी की बात नहीं है। मैं आपको एक स्टैट भी दिखाता हूँ। 2010 से जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, अगर फुल स्क्रीन में दिखा दें प्लीज़। तो ये आप देख सकते हैं कि शाहिद आफरीदी 1 मैच में, सलमान बट 5 मैच में, फिर मिसबा उल हक एक लंबे अरसे के लिए बने 2010 से 2017 के बीच में 56 मैचेस, मोहम्मद हफीज़ 1 मैच के लिए, हज़र अली 9 मैच के लिए, सरफराज अहमद 13 मैच के लिए, रिजवान 2 मैच के लिए, फिर बाबर आजम 20 मैच के लिए और फिर शान मसूद 16 मैचेस के लिए। ये आप बड़ी टीमों में देखें, ऐसा तो नहीं होता, इतनी जल्दी जल्दी कप्तान नहीं बदले जाते। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक मिसबा और बाबर आजम के अलावा बाकी तो किसी ने भी ज़्यादा लंबे अरसे कप्तानी की ही नहीं। देखिए, बेसिक उसकी यही वजह है ना कि जब आप कॉम्पिटेंट लोगों को टीम के साथ नहीं रखेंगे
तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, वो बार बार चेंजिंग करेंगे अपने आप को सिक्योर करने के लिए। कभी कुछ चीज़ बदलेंगे, कभी कुछ बदलेंगे, कभी कोई चीज़ बदल देंगे। वो किसी भी चीज़ को सेटल डाउन होने नहीं देंगे ताकि वो आगे जाकर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक आपका अपना इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये आपको बार बार इन चीज़ों में शफलिंग चलती हुई नज़र आती जाएगी और पाकिस्तान की क्रिकेट भी इसी स्टेट ऑफ अफेयर्स का शिकार रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे, अपने एनालिसिस दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान से जो पिछले टेस्ट मैचेस में गलतियां हुई हैं इस सीरीज़ में ना हो, और यहाँ हम जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कम से कम एक मैच अपने नाम करें, और अगर पाकिस्तान टीम अपना 100% दे तो ये सीरीज़ जीत भी सकता है। फ़िलहाल दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।